ठीक है मेरा बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं अब हम। हमारी जो बातचीत चल रही थी ना, वो क्या बातचीत चल रही थी हमारी, उसी को हम आगे लेके चलते हैं। कि हम ये बात कर रहे थे कि हमारे पास जो हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है, वो हम बात ये कर रहे थे कि मेरा बेटा हमारे पास जो हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट, उसका फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। वो हमारे पास क्या था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा हमारे पास क्या था भैया, सरफेस चार्ज डेंसिटी थी। ठीक है, कितना चार्ज है डिवाइडेड बाय कितना एरिया है, और उसका यूनिट क्या हो गया, कूलम पर मीटर स्क्वायर हो गया। अब हमने ये कहा कि हमें ये बात पता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है वो एक अदर कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं, तो हमें ये बात पता है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है। आप टेस्ट चार्ज रखते हो, तो मैंने यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दिया। जब टेस्ट चार्ज रखूंगा तो इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा ना भाई, अवे होगा। अवे क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज। ये शीट कैसी है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाली शीट इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगी, रिपेल करेगी। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का जब आप किताब में देखोगे तो वो ऐसे लिखा मिलेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, साथ में आएगा आर कैप। ये आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। ये आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। और इसका जो डायरेक्शन है, इसका जो डायरेक्शन है, दैट विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज शीट। अवे फ्रॉम द चार्ज शीट, किसके लिए अवे होगा, पॉजिटिव चार्ज शीट के लिए होगा। अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज शीट। अगर नेगेटिव चार्ज शीट होती तो उसकी तरफ होता। क्यों सर, बेटे इसलिए उसकी तरफ होता क्योंकि नेगेटिव वाली तो इस टेस्ट चार्ज को अपने पास बुलाती ना। डायरेक्शन के बारे में हम ये बात कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा ये इसकी पहली एप्लीकेशन थी। अब इसी की अगर आप दूसरी एप्लीकेशन पे जाओगे तो दूसरी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ओपोजिटली चार्ज प्लेट्स। अब इसमें आपके पास ना दो ओपोजिटली चार्ज प्लेट्स होती हैं। एक मिनट, आपके पास जो दूसरी चार्ज प्लेट है ना, वो मान लो इस तरह से आ गई यहाँ पे आपके पास। ठीक है, दो चार्ज प्लेट्स हैं और दो ओपोजिट है। ओपोजिट क्यों है वो भी आपको भी समझ में आ जाएगा। ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास शीट नंबर 1 है, और शीट नंबर 1 कैसी है आपके पास, पॉजिटिव चार्ज है। शीट नंबर 2 आपके पास कैसी है मेरा बेटा, नेगेटिव चार्ज है। ये पूरा इसके पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये हमारे पास एप्लीकेशन नंबर 2 है। मैंने ऐसे कह दिया, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू ओपोजिट चार्ज प्लेट्स। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू ओपोजिट चार्ज प्लेट्स। ठीक है मेरा बेटा, अब कहानी क्या है, आपने इनके दरमियान में इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपके पास ये जो है पहली शीट है, इसे मैंने कह दिया दिस इज शीट नंबर 1। इसे मैंने कह दिया जनाबे वाला ये हमारे पास शीट नंबर 2 है, मिसाल के तौर पे दिस इज शीट नंबर 2। ठीक है, अब मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट क्यों, क्योंकि जाहिर है इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो शीट नंबर 1 की वजह से भी होगी और शीट नंबर 2 की वजह से भी होगी। तो कैसे निकालेंगे भाई, आप सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करोगे, एक टेस्ट चार्ज अज्यूम कर लो भाई, ये रहा टेस्ट चार्ज। शीट नंबर 1 जो है वो इस पॉइंट पे क्या कर रही होगी, शीट नंबर 1 इस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को रिपेल कर रही होगी। यानी कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शीट नंबर 1। सिमिलरली शीट नंबर 2 क्या कर रही होगी, शीट नंबर 2 जो है वो इस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट कर रही होगी। यानी कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज नंबर ड्यू टू शीट नंबर 2। अब चूंकि आपने अच्छे तरीके से पीछे न्यूमेरिकल्स किए हुए तो आपको आगे समझने में कोई मसला नहीं होगा। आपको वाजे तौर पे नजर आ रहा है कि भाईजान E1 इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी जो है ड्यू टू शीट 1, एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शीट नंबर 2 जो है, ये बेसिकली कैसे हैं जनाबे वाला, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। दे आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल का मतलब क्या हो गया, थीटा क्या है जनाब, 0 डिग्री है। और हमें ये बात पता है कि जनाब जब थीटा 0 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट कैसे आता है, ए प्लस बी से आता है, यानी कि आप सिंपल ऐड कर देते हो, वही काम करेंगे। नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कैसे आएगी, अगर आप E1 में E2 को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे भाई। तो जब आप ऐड करोगे तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या बनेगी, पहले वाली शीट की क्या है, अभी निकाली थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह दूसरे वाले की भी क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जब आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय
टू एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 मर जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स कितनी आई है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यह आ जाएगा आर कैप। अब आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो किए हुए, तो E1 का डायरेक्शन भी सीधे हाथ की तरफ, E2 का डायरेक्शन भी सीधे हाथ की तरफ, गोया के जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होगी उसका भी यही डायरेक्शन होगा। बात भी समझ में आती है। जब किताब देखोगे तो किताब में ये लिखा मिलेगा कि जो आर कैप यूनिट वेक्टर है दैट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द नेगेटिव शीट, दैट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज शीट। बात भी समझ में आती है, ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल आता है कि सर इसमें ओपोजिटली चार्ज प्लेट्स का होना क्यों जरूरी है, सिमिलर चार्ज प्लेट्स के अंदर क्या मसला आएगा वो समझो जरा। देखो मेरा बेटा, सिमिलर चार्ज प्लेट्स के अंदर क्या मसला आएगा समझो। ये मान लो मेरे पास एक चार्ज प्लेट है, ये मान लो मेरे बेटे हमारे पास एक दूसरी चार्ज प्लेट है, ठीक है, दो चार्ज प्लेट्स आ गई। और मान लेते हैं कि ये दोनों कैसी हैं, आपकी बार सिमिलर है, यानी कि ये पहली वाली जो चार्ज शीट है ये भी पॉजिटिव है। और फिर एट द एंड ऑफ डे ये सारा जो मैं समझा रहा हूँ ये डिपेंड इस पे करेगा कि आपने पिछले हफ्ते का होमवर्क पूरा किया नहीं किया, पिछले हफ्ते के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिए थे वो 5-5 दफा किए या नहीं किए। अगर करे हुए होंगे तो आपको अल्टीमेटली अच्छे से समझ में आएगा। अब क्या करना है, आपने इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। आपने क्या किया, आपने यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा। अब आपके पास जो पहली शीट है, पहली शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होगी वो ऐसे होगी भाई, अवे फ्रॉम द शीट, क्योंकि भाई टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव होता है ना, तो पहली शीट इसे रिपेल करेगी। दूसरी की वजह से जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि दूसरी शीट भी पॉजिटिव है, वो भी क्या करेगी, वो भी रिपेल करेगी। ये हो गई E2 की डायरेक्शन। आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि E1 और E2 कैसे हैं, आपको नजर आ रहा है, दिखाई भी दे रहा है कि E1 एंड E2 आर एंटी पैरेलल, या आप कह सकते हो दे आर ओपोजिटली डायरेक्टेड। सिंस दे आर ओपोजिटली डायरेक्टेड, एंगल बिटवीन E1 E2 इज 180 डिग्री। रिजल्टेंट कैसे निकलता है, a माइनस बी से बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे। नेट क्या आएगा, नेट आपके पास आएगा E1 माइनस का E2। जब आप E1 माइनस E2 करोगे क्या बनेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पहले का माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दूसरे का, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो सिमिलर चार्ज प्लेट्स के दरमियान में आप जब भी इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी निकालोगे तो वो 0 आएगी, यानी कि नल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होगा, या इसे हम नल रीजन भी कहते हैं। तो जहन में रखिएगा आपके पास इलेक्ट्रिकल जो 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 ये रीजन होता है ना, कौन सा रीजन, जो आपके पास ये रीजन होता है जो एग्जिस्ट कर रहा होता है बिटवीन द ये पूरा रीजन है, ये वाला जो पूरा रीजन है, ये वाला जो ये पूरा रीजन जो है ना बिटवीन टू सिमिलर चार्ज प्लेट्स, ये बेसिकली आपके पास नल रीजन कहलाता है। कैसा रीजन कहलाता है भैया जी, नल रीजन कहलाता है। और ये नल रीजन क्यों कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो इलेक्ट्रिकल नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होती है वो बेसिकली क्या होती है, 0 आ रही होती है। ठीक हो गया, समझ में आती है हमें ये बात। अच्छा, अब यहाँ पे मेरा एक सवाल है, उस सवाल से हमारा एक और कॉन्सेप्ट आएगा और उससे पास पेपर का एक क्वेश्चन भी आएगा जो आपको टीपीपी में भी बाद में आएगा, लेकिन फिलहाल यही समझ लो पहले। क्वेश्चन ये है कि भाई मिसाल के तौर पे मेरे पास एक कोई चार्ट शीट है, लेट्स से ये मेरे पास एक कोई चार्ट शीट है। अच्छा, हमारे कोर्स में सिर्फ इनफाइनाइट चार्ट शीट है, तो आपने उस हवाले से टेंशन नहीं लेनी, फाइनाइट चार्ट शीट कहीं है ही नहीं पूरे कोर्स में। ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास एक इनफाइनाइट चार्ट शीट है, और इस इनफाइनाइट चार्ट शीट के ऊपर ये कोई पॉइंट है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को ए कह दिया, ठीक है, और यहाँ पे कोई और पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने पॉइंट बी कह दिया, ठीक है। अच्छे से सोचना समझना और फिर मुझे आंसर करना। कहा यह जा रहा है कि शीट से कुछ फासले के ऊपर, कितने फासले के ऊपर, मान लो आर डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट ए है, और शीट से मिसाल के तौर पे 3R डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट बी है। ये एग्जामिनर ने बता दिया, आर डिस्टेंस पे पॉइंट ए है, 3R डिस्टेंस पे पॉइंट ए है। तो ये कहता है कि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है ना वो ई के बराबर है। आपने बताना है बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। कहते हैं भाई एक इनफाइनाइट चार्ज शीट है, उस इनफाइनाइट चार्ज शीट से आर डिस्टेंस के फासले पे कोई पॉइंट ए है जहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज शीट इज ई,
आपने बताना है शीट से अगर 3r डिस्टेंस का फासला है तो इस 3r डिस्टेंस के फासले पर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की क्या वैल्यू होगी। ठीक है भैया, क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। ठीक है मेरा बेटा, आप देखो जरा। अब मसला ये था कि आप लोगों को जब मैंने क्वेश्चन पूछा तो आपने वही गलती करी जो बहुत सारे बच्चे करते हैं जब ये सवाल पेपर में आता है। आपने ये चीज नोट करी यहाँ पे कि भाई पहले डिस्टेंस हमारे पास था r, अब डिस्टेंस बढ़ के हो गया 3r। फिर आपने कॉन्सेप्ट लगाया कि जनाब E इक्वल्स के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आपने कहा जनाब E का रिलेशन आर स्क्वायर के साथ है इनवर्स। जब डिस्टेंस आप 3 टाइम्स बढ़ाओगे तो आपके पास जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है वो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 टाइम्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही सोच के आप में से अक्सर लोगों ने आंसर किया E/9। कुछ लोगों ने आंसर दे दिया कि भाई वो 3 टाइम्स ही कम हो जाएगी, उनको डिस्टेंस 3 गुना बढ़ रहा है। वो तो बिल्कुल ही गलत है। अब देखो मेरा बेटा, यहाँ पे ना तो 9 टाइम्स कम होगी ना 3 टाइम्स कम होगी। वजह, अब जो आपने यहाँ पे आप जिस गलत फहमी का शिकार हुए उसी गलत फहमी को एड्रेस करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने लिया था। ये माजी में 2 से 3 दफा पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो मेरा बेटा, कहानी क्या है। कहानी कुछ इस तरह से है कि हम अभी टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट। जब आप इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट की बात करते हो तो जनाब वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती ही नहीं है। वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। कैसे, देखो आपके पास फॉर्मूला था E इक्वल सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या इसमें कहीं पे डिस्टेंस आ रहा है, नहीं आ रहा। इसका मतलब आप कहोगे ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी अगर E थी तो बी पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, E ही होगी। क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट डू नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द शीट। फाइनाइट चार्ज शीट की डिपेंड करती है लेकिन फाइनाइट चार्ट शीट का आंसर कोर्स में नहीं है। तो 2 से 3 लोगों ने जो मुझे आंसर दिया था कि ई ही आंसर होगा, एक्सेलेंट। बाकी के लोग इस चीज को अच्छे से सुन लो और समझ लो। माजी में 2-3 दफा ये सवाल पूछा गया है, खास करके यूएचएस और यूईटी के अंदर, लाहौर बोर्ड का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे पास है जनाबे वाला हमारा गॉसेस लॉ की इक्वेशन। ठीक है, अब इसी में हमारे पास जो एप्लीकेशन नंबर 3 होती है वो भी समझ लीजिए मेरा बेटा। एप्लीकेशन नंबर 3 में बेसिकली क्या है, ये मान लो आपके पास एक कोई हॉलो स्फेयर है। स्फेयर समझते हो ना, जैसे फुटबॉल होती है वो एक स्फेयर है। ठीक है, आपने क्या किया, इस हॉलो स्फेयर के सरफेस के ऊपर ये चार्ज स्कैटर कर दिया। यूनिफॉर्म चार्ज स्कैटर हुआ हुआ। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, हर जगह पे एक ही जितना चार्ज है। ठीक है, आपने क्या किया, इसके ऊपर एक यूनिफॉर्म चार्ज स्कैटर कर दिया। जो यूनिफॉर्म चार्ज स्कैटर किया हुआ है वो इसके सरफेस के ऊपर है और जो होलो स्फीयर है अंदर से खाली, से फुटबॉल है। फुटबॉल के अंदर हवा भरी होती है ना, खाली होती है अंदर से। फुटबॉल के सरफेस के ऊपर आपने चार्ज स्कैटर कर दिया, पर मेटेलिक फुटबॉल है एक तरह से समझ लो। आपने 2 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, एक इस पॉइंट ए पे जो कि इनसाइड द स्फीयर है, एक इस पॉइंट बी पे जो कि आउटसाइड द स्फीयर। पहले पॉइंट बी की बात करते हैं। जब आप इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी मालूम करोगे एट पॉइंट बी, किस पॉइंट पे, एट पॉइंट बी, आपको पता चलेगा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी जो आएगी वो आएगी के क्यू डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर। के तो कूलम कांस्टेंट है, आपको पता है। क्यू से क्या मुराद है, क्यू से मुराद है वो टोटल चार्ज जो इसके सरफेस पे स्कैटर हुआ हुआ है। टोटल चार्ज जो इसके सरफेस पे स्कैटर हुआ हुआ है। ए क्या चीज है, ए से मुराद है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। ये है ए, ये है ए। ठीक है, ये है ए। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला कुछ कुछ वैसा ही है जो आप अभी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ के आए थे, ई इक्वल्स के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो किताब में जहां पे ये वाली एप्लीकेशन मिलेगी ना, ये आपको फेडरल बोर्ड या पंजाब बोर्ड में लिखी मिल जाएगी, या सिंध बोर्ड की जो भी पुरानी किताब है उसमें भी लिखी मिल जाएगी। उसमें ये लिखा हुआ है कि जो आपका यूनिफॉर्म चार्ज स्फेयर है दैट विल बिहेव लाइक अ चार्ज, एक एक चार्ज की तरह बिहेव करेगा, एक चार्ज की तरह बिहेव करेगा, एक चार्ज की तरह बिहेव करेगा अगर आप आउटसाइड द स्फेयर के ऊपर क्या निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। ठीक है, सिमिलरली आपके पास ये जो पॉइंट ए है, अगर आप पॉइंट ए के ऊपर निकालना चाहते हो तो मेरा बेटा पॉइंट ए पे जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट
पॉइंट ए जब आप निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए जो आएगी मेरा बेटा वो जीरो आएगी। सर जीरो क्यों आएगी बच्चे? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हमारे पास गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका नेट फ्लक्स है ये डिपेंड करता है 1/ε0 टाइम्स द अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड पे। सही है। अब अगर आप ए पॉइंट की बात करते हो, आपने ए पॉइंट के ऊपर जब आ रहे हो तो देखो ए पॉइंट का मसला क्या है कि अगर आप यहाँ पे कोई गॉसियन स्फीयर बनाते हो या गॉसियन सरफेस बनाते हो तो इसके अंदर कोई चार्ज इंक्लोज नहीं हुआ हुआ, चार्ज इसके बाहर है, इसके अंदर कोई चार्ज इंक्लोज नहीं हुआ हुआ, चार्ज इससे क्या है, चार्ज इससे बाहर है। ठीक है। इसलिए पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी। दूसरा रीजन भी दे देता हूं मैं आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा रीजन भी समझ लो, इस ऊपर वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, नीचे वाले की वजह से ऐसे, यहाँ वाले की वजह से ऐसे, इधर वाले की वजह से ऐसे, यहाँ वाले की वजह से ऐसे, इधर ऐसे। तो होगा क्या, ये सारी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो एक दूसरे को क्या करती है मेरा बेटा, कैंसिल आउट कर देती है, जिस वजह से इनसाइड द यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी। और ये एक बहुत मशहूर जमाना एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। ठीक है। आप क्या करो, आप जब फ्री हो जाओगे तो आपने क्या करना है, एक चीज को सर्च करना, वो कहलाता है गॉसियन चार्ज सूट। गॉसियन चार्ज सूट क्या होता है, आपके पास एक मेटेलिक बॉडी होती है। अगर अब देखो इसकी इसकी प्रॉपर्टी क्या है, आपके पास जैसे बचपन में आपने कभी स्कूबी डूबी डू देखा होगा ना, तो स्कूबी डूबी डू के अंदर एक मेटेलिक आर्मर था। आपने क्या करा, वो मेटेलिक आर्मर है, अगर उसके अंदर कोई बंदा मौजूद है, मेटेलिक आर्मर के बॉडी के ऊपर जब आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, तो उसके अंदर जो बंदा होगा उसको कोई चार्ज नहीं महसूस कर रहा होगा या उसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रही होगी। यही वजह है कि आपके पास जब किसी लाइव लाइन पे काम करना होता है ना, तो क्या करते हैं, गॉसियन चार्ज सूट पहना के हम जो लाइनमैन होता है उसे भेज देते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो चार्ज अपने गॉसियन मेटेलिक बॉडी के ऊपर स्प्रेड कर लेता है। उससे क्या होता है, उसके अंदर वो महफूज रहता है, उससे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आती। तो गॉसियन चार्ज सूट हो गया ये। ठीक है। तो ये दो पार्ट आपने, दो बातें आपने ध्यान में रखनी है। यहां तक मुझे बता दो बेटे, सारी चीज क्लियर है, ताकि हम आगे चलते हैं और कुछ और पढ़ते हैं। वो एक चीज और इसी के अंदर बेटे, एक चीज और देख लो, अगर आप इस हॉलो चार्ज स्फीयर, ये आपके पास क्या है, ये है आपका हॉलो चार्ज स्फीयर। ठीक है। ये जो आपका हॉलो चार्ज स्फीयर है ना, अगर आपको इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है तो वो क्या है, क्यू डिवाइडेड बाय एरिया। और इसका जो एरिया होता है ना भाईजान, इसका जो एरिया होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, उसका फॉर्मूला होता है 4πr²। ठीक है। 4πr² सरफेस एरिया होता है। ठीक है। किसका, स्फीयर। ये हमारे पास था मेरा बेटा टोटल गॉसेस लॉ का। यहाँ पे हमारा गॉसेस लॉ का टॉपिक मुकम्मल होता है। अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे हमारा पोटेंशियल का टॉपिक। यहाँ तक मुझे बता दो सब समझ आ गया?